नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कोरोना का महाराष्ट्र मॉडल। देश के सभी राज्य कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट जो हैं वो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन बावजूद इसके मुंबई महापालिका के ऑक्सीजन मैनेजमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए ही बीएमसी ने 15 अस्पतालों में 13,000 लीटर के ऑक्सीजन टैंक मई जून के महीने में ही तैयार कर लिए थे। मुंबई में जिस वक्त कोरोना पीक पर था तब रोजाना 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी। मुंबई की डिमांड 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। अभी करीबन 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लग रहा है। कोरोना की पहली लहर के वक्त ही बीएमसी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ऑक्सीजन इस लड़ाई में अहम हथियार है, लिहाजा इसके मैनेजमेंट पर तभी से काम करना शुरू कर दिया गया था। बीएमसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के सिस्टम को बदला, क्योंकि ध्यान में यह आया कि किस सिलेंडर से ऑक्सीजन का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, जिसके बाद सिलेंडर बेड सिस्टम को पाइपलाइन बेड सिस्टम में बदल दिया गया। यह काम जनवरी में ही पूरा कर लिया गया। हर कोविड वार्ड में ऑक्सीजन नर्स सिस्टम की तैनाती की, जिसका काम था कि वह हर वार्ड में प्रति मरीज ऑक्सीजन लेवल 94 तक रखे, जो मरीज के लिए उपयुक्त है, जो पहले 98 तक रहती थी। हाई फ्लो नेजल केनाल पाइप का इस्तेमाल न करने की सूचना डॉक्टरों को दी। बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई का 20% हिस्सा रिजर्व करने को कहा, साथ ही भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा बीएमसी ने डॉक्टरों के साथ ट्रेनिंग सेशन किया ताकि ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल किया जा सके। डॉक्टरों को बताया गया कि वो मरीजों को दवाई वॉक टेस्ट करवाएं। इससे ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भरता कम हुई और मरीज डिस्चार्ज होना शुरू हो गए। दूसरी लहर के बीच भी मुंबई की पहचान कोरोना कैपिटल के तौर पर ही देश में की जा रही है। अप्रैल के महीने में मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया था, लेकिन एक महीने में ही बीएमसी संक्रमितों की संख्या 3,000 के करीब लाने में कामयाब हो पाई है। और यही वजह है कि मुंबई मॉडल की चर्चा अब देश भर में हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या है मुंबई मॉडल, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से मुंबई से सीखने की बात कही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं और इसमें कोई दो राह नहीं है कि सबसे ज्यादा यदि कोविड का प्रहार हुआ तो वो महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि बाद में ये दूसरे स्टेट्स को भी घेरता गया, लेकिन महाराष्ट्र में आंकड़े बहुत भयावह थे और अब धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएमसी का जिक्र इसलिए हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए किया है क्योंकि ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आई है कि पिछली बार जब पहली लहर थी तभी उसको मई जून के वक्त में काफी अच्छा कुछ कर लिया गया था, काफी डेवलपमेंट किए गए थे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। और इस बार जो चीजें की गई हैं वो भी कहीं ना कहीं एकदम से जो ग्राफ बढ़ा था, जो 11,000 आए थे अप्रैल महीने में, उनको करीब 3,000 तक कंट्रोल करने में काफी अच्छी अहम भूमिका निभाई गई। तो यही सवाल है कि आखिरकार क्या है ये मुंबई मॉडल और आने वाले वक्त में, अब आने वाले समय में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना सफल ये और होता दिखेगा। हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी विधायक राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम कदम जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और एनसीपी प्रवक्ता बृजमोहन अग्रवाल जी बृजमोहन श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजमोहन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राम कदम जी आपसे करना चाहती हूं। जो बात आज हुई, देखिए कोविड पूरे देश के लिए बहुत खतरे की तरह है, प्रयास लगातार हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा घेरा गया था। जो आंकड़े थे बहुत चिंता में डालने वाले थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम लोग और केंद्र सरकार भी इस चीज को गंभीरता से ले कि बीएमसी ने जो पिछले साल से प्रयास किए थे, पहली लहर से किए थे, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे थे और उसी की तरह से इसे एक मॉडल के रूप में लेकर आगे किया जाना चाहिए तमाम सरकारों को। कोरोना के संक्रमण के संकट काल में देश में सही मायने में सभी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस दल के लोगों ने अपने जान को खतरे में डाल करके काम किया है और उनकी तारीफ में उनके प्रति एक कृतज्ञता सारा देश संवेदनाओं के साथ व्यक्त करता है, हम भी करते हैं। और विशेष तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो लगभग मोटा मोटी प्रतिशत अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा मरीज मुंबई महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और मौत के जो आंकड़े हैं, तो देश में जितनी मौतें हो रही है उसमें से हर तीसरा आदमी मुंबई महाराष्ट्र से उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ के प्रशासन के लोग विगत
लगभग 12 महीनों के अंतराल में, 12-14 महीनों के अंतराल में इस पर बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका अनुभव इस मामले में काफी अच्छा रहा है और दिन प्रतिदिन ये इस जंग में, इस लड़ाई में वे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश जी ने कहा या बाकी के जो लोग कह रहे हैं, वो सही मायने में डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रशासन के अधिकारी, ये उनकी तारीफ है और उनकी तारीफ करते समय कोई सियासत, कोई दल ऐसे नहीं आ सकता। पर इस बात को दोहराना यहाँ पर इस कारण आवश्यक है, ये प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की ये जीत है। महाराष्ट्र की सरकार आपराधिक मामलों में लिप्त है, सारा देश जानता है। ये यदि संवेदनाओं के साथ ये गंभीर होते तो इतने मौत के आंकड़े मुंबई, महाराष्ट्र में न बढ़ते। ये वसूली खेल में व्यस्त है और वही कारण है मुंबई और महाराष्ट्र के बद से बदतर हालात है। पर ये बद से बदतर हालात होने के बावजूद भी दूसरी ओर पूरी तरह से स्वस्थ कर्मियों ने ये मोर्चा अपनी जान को जोखिम में डाल करके खेला है। अन्य राज्यों में उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को, कंपाउंडर्स को इनाम दिया गया, पर मुंबई, महाराष्ट्र में जो केरल से नर्सेस, डॉक्टर आए थे, उनकी तक तनख्वाह काटने का दुस्साहस ये 3 दलों की वसूली सरकार ने किया। 1 रुपए का बोनस इन्हें दिया नहीं है। जो स्वास्थ्य कर्मी के कर्मचारी 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, उनको तक 1 रुपया इन्होंने अपनी सरकार की ओर से ज्यादा नहीं दिया है। तो ये पूरी तरह से वे अभिनंदन के पात्र है, अभिनंदन के अधिकारी है। पर महाराष्ट्र की सरकार यदि उनका साथ दे तो वे अपने आप को देश में नहीं, पूरे विश्व में अव्वल बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आती हूँ, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए, किसी ने कोई अच्छा काम किया है और आंकड़े यदि सामने आते हैं, तारीफ होती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी के हिसाब से यदि इस बार भी सोच लिया जाता और काम किया जाता तो शायद इतना पैनिक स्थितियां नहीं होती। लेकिन फिर भी जो बीएमसी के प्रयास से, उससे जब एकदम से जब अप्रैल में 11,000 का आंकड़ा पहुंचा था तो 3,000 तक कंट्रोल किया गया है। तो लगता है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं और ये आने वाले समय के लिए अब कम से कम शुरुआत कर दें, क्योंकि तीसरी फेज की भी बात हो रही है कि तीसरी लहर भी आएगी और भगवान ना करे वो कभी आए, लेकिन बात ये हो रही है। तो लगता है कि ये जो प्रयास पहली लहर से किए गए थे, वो कम से कम आगे इसको फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। राखी जी, अभी मैं राम कदम साहब को सुन रहा था। राम कदम साहब ने स्वास्थ्य कर्मियों को और पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को बधाई दी। बड़ा अच्छा लगा। कम से कम उन्होंने किसी को तो माना, क्योंकि विपक्ष के रूप में पता नहीं क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो किसी भी अच्छे काम को और अच्छे पहल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जब हम लोगों ने कहा कि जो धार्मिक स्थल है इनको अभी अपन ना खोले, उसको लेकर ये लोग, इन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया और प्रशासन को और शासन को मजबूर किया कि किसी भी हालत में उन धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। तो ये कभी भी इन्होंने कोई रचनात्मक पहल कभी नहीं की। अभी भी जो मुद्दे राम कदम साहब ने उठाए, ये मुद्दे वो हैं जिससे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भड़काने का काम। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त लीडरशिप से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस मौके पर वो इस प्रकार की कोई गंदी राजनीति ना करें, जिससे कि काम करने वाले लोगों का मनोबल टूटे या उनके मन में ये बात आए कि हमको मिलने वाली सुविधाएं कम हैं और अगर ये सुविधाएं ज्यादा होंगी तो ही हम काम करेंगे। मैं सोचता हूँ इस मौके पे ऐसा करना शायद ये राष्ट्र के साथ, अगर मैं कहूँ कि गद्दारी जैसी बात होगी तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे शब्दों में। जहां तक बात महाराष्ट्र में जब पहला दौर आया था मार्च के तत्काल बाद, उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी प्रदेश स्तर पर, और उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लोगों को रखा था। और उन टेक्निकल लोगों को रखने के साथ उनसे ये कहा गया था कि आपको प्रतिदिन इसकी स्टडी करना है, प्रतिदिन जो इनपुट आ रहा है राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसका विश्लेषण करना है और साथ ही साथ उसके अनुरूप आपको सरकार को ये सलाह देना है कि अंततोगत्वा किस प्रकार की योजना बननी चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब ने ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पे ली। वो प्रतिदिन उस कमेटी के साथ इंटरेक्ट करते थे। और दूसरी जिम्मेदारी ली थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब ने, चूंकि वो वित्त मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी प्रकार से पैसे की कोई कमी
व्यवस्था में नहीं आना चाहिए। राखी जी, मैं आपको बताऊं कि मई जून में जब रिव्यू किया गया था उस कमेटी ने, तो ये पाया कि वहां पर टोटल 9 जिले ऐसे थे 36 में थे जिसमें कि ऑक्सीजन के प्लांट थे। उसी समय इस बात को टारगेट पे ले लिया गया था कि हर जिले के अंदर हम अपना एक ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाएंगे। 14 ऑक्सीजन प्लांट सितंबर तक लगा दिए गए थे और बाकी के जो बचे हुए प्लांट थे उनके लिए एक योजना बना ली थी। आज महाराष्ट्र के टोटल 36 जिलों में अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हो गए। उसके बाद सेकंड फेज में जो लिया था वो लिया था कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वहां पर भी हम लगाएंगे। साथ ही साथ जो कोविड सेंटर जितने बनाए गए थे उन कोविड सेंटर में भी पीएसए टेक्निक की जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो कि हवा से ऑक्सीजन लेकर और हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं, ऐसे प्लांट लगाए गए थे जो प्रतिदिन 10 किलो मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करें, जिससे कि कम से कम 200 सिलेंडर लगातार भरे जा सके। यही कारण हुआ कि आप देखिए, और साथ ही साथ ये किया कि उस समय जितने जंबो कोविड सेंटर बनाए गए थे या जो दूसरे कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको बंद नहीं किया। वहां पे मरीज नहीं आ रहे थे, उसके उपरांत भी वहां पर लगातार स्टाफ था और लगातार उनको कोविड सेंटर्स को मेंटेन किया गया। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही जब एकदम से कोरोना का जब सेकेंड फेज आया तो आपने देखा कि किसी को भी ना तो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, कोई शिकायत नहीं ऑक्सीजन की, ना ही किसी आदमी को ऐसा लगा कि उसको बिस्तर नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि उसको उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ा हो, क्योंकि एक मरीज का जब इलाज चल रहा हो तो उस समय उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन करीब करीब सारे लोगों को बिस्तर भी मिले, सारे लोगों को ऑक्सीजन भी मिली और सारे लोगों को लगातार डॉक्टर्स का सहयोग भी मिला और दवाएं भी मिली। मैं इसमें जरूर कहूंगा कि विपक्ष ने कम से कम उस मौके पे इतना साथ जरूर दिया कि दवाओं वालों को नहीं भड़काया और जो दूसरे लोग थे उनको भड़काने का काम नहीं किया। इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं कि आज भी प्रतिदिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर लगातार अपने अपने जिस जिले के वो प्रभारी हैं, जिस जिले के वो पालक मंत्री हैं, उस जिले में जाकर वो लगातार चीजों को रिव्यू कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम ये था कि वो ये देखे कि जो ऑक्सीजन वगैरह की जो उपलब्धता है उसके लिए यदि लॉजिस्टिक की कोई जरूरत हो तो वो स्थानीय स्तर पर उसकी व्यवस्था करें। वो किसी भी हालत में ऐसी स्थिति ना निर्मित हो कि ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो या दवाएं उपलब्ध ना हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में इतनी सब व्यापकता होने के बाद भी, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला था, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या हमारी सरकार ने कोई राजनीति नहीं की। हमारे लिए हर नागरिक की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म था, है और रहेगा, और आज भी हम लोग उसी के लिए समर्पित हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश के नागरिकों को, कि हम अपने स्तर पर जो बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे। मैं आपसे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ऑब्जर्व किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस बात को देश के एजेंडे पे ला दिया और हम लोग इस बात के लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारे इस कदम को इस स्तर पर उसका मूल्यांकन किया, जिससे कि दूसरे राज्य और जो दूसरी सरकारें हैं वो भी उससे कुछ सीखें और उसके अनुरूप काम करें। क्योंकि आज हमारी पहली जरूरत देश के नागरिकों की सुरक्षा है। हमको 5 या 6 या 12 लोगों की मृत्यु हो जाए, उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में अनशन पे बैठ जाएं, धरना दे दें, तो ये हमारा काम नहीं है। अभी हमारा काम ये है कि जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति और जो हमारी जनसंख्या है उसके प्रति हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और उनके लिए हम काम करें। और मैं सोचता हूँ कि सारे राजनीतिक दलों को इस मामले में विचार मंथन करना चाहिए। 12 लोगों के लिए धरना और 2-2.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसके लिए एक शब्द नहीं। क्या है, आप सोचिए तो सही कि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तौर से भ्रमित हो चुका है और उसको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के नागरिक पूरी तौर से किसी बात को समझ नहीं पा रहे, कुछ जानते नहीं है, कुछ सच्चाई उनको नहीं समझ में आ रही है। ऐसा सोच के लोग काम कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अफसोस होता है इस बात से। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए राम कदम जी, देखिए एक बात है, आज सराहना यदि किसी अच्छे काम की होती है ठीक बात है, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें ये बोली हैं कि चलिए डॉक्टरों की, नर्सों की, नर्सिंग स्टाफ की सराहना की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार की तरफ से कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, लोगों की मृत्यु जरूर हुई है। तो देखिए ये महामारी है, एकदम से उनको कंट्रोल करना, सारी चीजों को दुरुस्त करना, और इसके साथ साथ मैं फिर बोल रही हूं कि तीसरी फेज के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बात ही इसलिए रखी है कि हमें सीखना चाहिए इन तमाम चीजों से कि आने वाली चीजों के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। देखिएगा,
हमारे अनन्य मित्र है ब्रिजमोहन जी, और वे हर बात को बड़े अध्ययन के साथ रखते हैं। पर इस बात को ब्रिजमोहन जी को भी मैं व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं कहूंगा, एक दल के तौर पे कहूंगा, उन्हें स्वीकार करनी होगी कि संकट काल में अपने दायित्व का निर्वहन सरकारें करें, ये अपेक्षा जनता की होती है। पर मुंबई और महाराष्ट्र में देखा गया कि एक ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मुंबई के एक अस्पताल में 800 रुपए में खरीदा गया, वही इंजेक्शन दूसरे अस्पताल में 1500 में खरीदा गया, वही इंजेक्शन किसी और जगह पे किसी और बड़ी कीमत में खरीदा गया। यानी एक जो पंखा है, एक पंखे की कीमत जितनी है उससे 10 गुना अधिक कीमत मुंबई की सरकारों ने, जहां शिवसेना की सरकार है, उन्होंने अपने ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना, उन्होंने उसमें भलाई समझी। जो पेशेंट का जो खटिया होता है, जिसे हम बेड कहते हैं, वह बेड की कीमत, यानी इतने पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए कि रेंट के, भाड़े के, कि उन पैसों में एक बेड नहीं, आप 25 बेड खरीद सकते थे। पूरी तरह से इन्होंने लूट की। अब ये संकट का समय लूट का नहीं है। इन्होंने महज एक पैसे का पैकेज लोगों को नहीं दिया। दबाव के बाद जब जिस पैकेज की घोषणा की है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, किसी के अकाउंट में एक पैसा तक अब तक नहीं पहुंचा। इनके मन में आएगा वो मनमानी इनकी चल रही है। इस समय जब 9 मार्च को मुंबई महाराष्ट्र में जब पहला मरीज कोविड का पाया गया, इनके पास पर्याप्त समय था। 14 महीनों के अंतराल में क्या कुछ खड़ा नहीं कर सकते थे। केंद्र से सभी प्रकार की सूचनाएं तथा धन आया, वह आने के बाद भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लग सके। क्यों नहीं लग सके? क्योंकि तीनों दलों की सरकार एक नया खेल को ये जन्म दे चुके हैं। वह खेल का नाम है वसूली वसूली खेल, वाजे जैसे लोगों को पकड़कर। यदि वे बड़े सुचारू रूप से उन सारी बातों का जो केंद्र सरकार की ओर से आई थी उसका चिंतन करते, उसके लिए समय देते, तो आज जिस प्रकार की मौतें मुंबई और महाराष्ट्र में हुई है, उन मौतों के आंकड़ों में कमी आती, इन्हें दुआ लगती। तो ये तीनों ने बहुत बड़ा त्राहिमाम मुंबई और महाराष्ट्र में विगत कुछ दिनों से है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से वे लोग हैं। मैं फिर से कहूंगा कि जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स को पीपीए किट जो केंद्र की ओर से मुहैया कराया गया, इनके गोडाउनों में सड़ता रहा, पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना घिनौना रहा कि इनकी ओर से वहां तक न पीपीए किट पहुंचे, न केंद्र की ओर से जो अनाज आया करोड़ों मीट्रिक टन, वह अनाज भी इनके गोडाउन में सड़ा लोगों ने देखा है। ये सारा किस कारण है? यह केवल और केवल हर कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें परसेंटेज कैसे मिले, हफ्ता वसूली कैसे हो, इन्हीं पर इनका ध्यान निर्भर है। ये एक ऐसी विश्व में जी रहे हैं कि आने वाले चुनाव को 3.5 वर्ष है, और तब तो क्या लोग भूल जाते हैं। इसके लिए इन्होंने महाराष्ट्र में पूरी तरह से मनमानी चलाई है। कभी आपने इतिहास में सुना है कि पुलिस की वर्दी पहनने वाला व्यक्ति खुद जाकर के लोगों को घर के पास बम रखे और महाराष्ट्र का गृह मंत्री और पूरी की पूरी सरकार उसकी वकालत करे? ऐसा देश में किसी प्रांत में हमने नहीं सुना। इतना घिनौना दुष्कर्म ये 3 दलों की पापी सरकार, जिनके माथे पर जितने लोग कोविड के कारण मरे हैं, उनके घरों के लोगों का श्राप ये 3 दलों को है। बिल्कुल। अच्छा रामकदम जी बीच में रोक रहे हो। एक बात आपने बोली कि केंद्र की तरफ से जितनी चीजें प्रोवाइड की गई थी, यदि वो भी कर लेते तो भी हालात सुधरते। बिल्कुल, चलिए हमने माना इस बात को, लेकिन यदि नहीं हुआ तो कम से कम एक कहते हैं ना कि प्रेशर, सरकार के लिए आवाज बुलंद करके बोलना, सामने आके रखना कि हमने ये चीजें दी हैं, सेंट्रल से ये चीजें आई हैं, आप करिए, रखिए, लोगों को ऐसे मरने मत दीजिए, वो भी तो बनता है। बिल्कुल, आपने सही बुनियादी सवाल पूछा राकेश जी, और वही काम बड़ी मुखरता से, बड़े बेबाक तरीके से हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, प्रवीण दरेकर जी कर रहे हैं, हमारे दल के
महाराष्ट्र के प्रांत के प्रमुख चंद्रकांत दादाकर, हम सभी लोग कर रहे हैं। पर यह बातें बताने के बाद किसके सोच में अंतर आएगा? जिसने सोचा है कि मैं जनता का भला करूं, तो ये तीन दलों की सोच वसूली के आगे बढ़ती नहीं, वसूली से शुरू होती है और वसूली तक ही इनका अंत होता है। तो इन्हें कौन समझाएगा? जो नींद में है उसे जगाया जा सकता है, पर जो नींद का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, उसे जगाया नहीं जा सकता। केवल और केवल हफ्ता वसूली, हर टेंडर में परसेंटेज, इसके आगे इनके कोई दल के नेता नहीं बढ़ रहे। ठीक है। एयर कंडीशन बंगलों से इतनी मौतें हो रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किन जगहों पर गए? बिल्कुल ठीक बात है। बेबस तरीके से तड़प करके मर रहे हैं। ना इनके मुख्यमंत्री जाते हैं, ना इनके कोई और नेता जाते हैं, फेसबुक लाइव पर आकर के लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जमीनी हालात पर ये पूरी तरह से लोगों का विश्वास खो चुकी आपराधिक मामलों में लिप्त सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आती हूँ, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, अब सवाल सरकार से क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं, तो बात ये भी बनती है कि क्या है आखिरकार वो मुंबई मॉडल? क्या बीएमसी ने जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद या उनकी भी एक सलाह के बाद इस चीज को आगे किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि करने की इच्छा होगी। यदि आप कहते हैं ना कि उन्होंने खुद एक बात बोली है कि करना होगा तो आप करेंगे, लेकिन करना ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले मैं राम कदम जी को बता दूं, जितनी बातें राम कदम साहब ने महाराष्ट्र के लिए की हैं, बड़ा अच्छा होता यदि वो अपनी पार्टी के जो जितने दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये बात बता देते। यहाँ पर आप जानती हैं, मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, उन्होंने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कोविड सेंटर शुरू किया है। बिल्कुल। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि मुझे खुद को ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़े, 48,000 रुपए का एक मेरे को इंजेक्शन खरीदना पड़ा है। तो राम कदम साहब था, उन्हें भी टेलीफोन लगा के एक बार बात कर लें। आपने महाराष्ट्र का रोना तो बहुत रो लिया, थोड़ा दूसरे राज्यों की तरफ भी निगाह डाल लीजिए। और जितनी बातें आपने कही है कि केंद्र सरकार ने ये कहा और वो कहा, मैं केंद्र सरकार की बात यहाँ पे नहीं करना चाहता था, पर राम कदम साहब ने मजबूर किया है कहने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार से भारत सरकार की छू हो रही है, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि भारत सरकार ने सही कदम उठाया हो। और तो और जो 5 वैज्ञानिकों का एक दल था हिंदुस्तान का, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमने अक्टूबर में भारत सरकार को दूसरी जो वेव आएगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी, लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। वो अपने कामों में लगे रहे। उनका अपना काम क्या था? पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना, बाकी के राज्यों में चुनाव लड़ना। और आज भी उसी चुनाव का रोना ये लोग पूरे हिंदुस्तान में धरना देकर रो रहे हैं। आज भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम हिंदुस्तान में जो इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए कोई हम एक जिला इस प्रकार की कोई श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम रख देते पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर कि उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती। वो नहीं किया इन्होंने वहां पे जो 8 या 9 या 10 12 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुद्दा बना रहे हैं। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली ये लोग चाहते क्या है इस देश में, इसके बारे में कोई बात नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की है, वो भी इनको नहीं पच रही है। आप बताइए कि एक भी डॉक्टर ने महाराष्ट्र में, एक भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मुझे पीपी किट नहीं मिला, एक भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मेरे को किसी प्रकार की कोई रोकथाम को सरकार की तरफ से मेरे को मदद नहीं हुई है। जहां तक महाराष्ट्र जितनी जो मदद केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को मिली है, हमने उसके पहले भी कहा, उसके लिए हमने धन्यवाद भी किया है। और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में इस मुद्दे को लिया था तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली होती थी। फिर भी हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और हमने प्रशंसा की। हमने आदरणीय मोदी जी की हमने प्रशंसा की, हमने दीगर मंत्रियों की। अभी जैसे आप देखिए कि ऑक्सीजन लाने के लिए पीयूष गोयल साहब ने तत्काल हमने महाराष्ट्र सरकार की रिक्वेस्ट पे अपनी रेल दी और उस ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंची महाराष्ट्र में। हम लोगों ने इसका उनको धन्यवाद दिया। तो जो हम लोग किसी भी कीमत पर इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मानवीय संवेदनाएं और मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1-1 मिनट का मैनेजमेंट हो रहा है। राखी जी,
अगर आदमी को 1 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग 1-1 मिनट के मैनेजमेंट को प्लान कर रहे हैं, और वहां पर जिस ढंग की बात अभी राम कदम साहब ने की, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और बहुत इनका अपना राजनीतिक अनुभव है, निश्चित रूप से मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन जो बात अभी इन्होंने की है ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। आज की हमारी अपनी जरूरत बेहतर तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने की है। आपको मैं बताऊं कि अभी महाराष्ट्र में ये तय हुआ है कि हर जिले के अंदर हम अपनी ऑक्सीजन के प्लांट जो लगाए जा रहे हैं उनका फिर से वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम लोग फिर से उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी किया गया है कि जो इंडस्ट्रियल यूज हो रहा था ऑक्सीजन का, देखिए महाराष्ट्र में जिस समय इसकी शुरुआत हुई है उस समय महाराष्ट्र में कुल मिला के 800 मेट्रिक टन पर डे गैस का ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, जिसका 40% जाता था इंडस्ट्रीज को और 60% जाता था मेडिकल को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रयास करके उसको 800 से उसको किया 1170 मेट्रिक टन। तो जब 1170 मेट्रिक टन किया उस समय हम लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी प्रतिदिन मेडिकल के लिए वो पड़ती थी 950 मेट्रिक टन। तो हम लोगों ने, महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जरूरत से ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो, जिससे कि कहीं भी कमी ना आ पाए, और उसके लिए फार्मूला बनाया। ब्रजमोहन जी, बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। राम कदम जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिएगा कि मूल मुद्दों पे चर्चा न करते हुए ये 3 दलों के सरकार के अन्य प्रवक्ता महाराष्ट्र छोड़कर के अन्य प्रांतों की चर्चा अधिक करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़े, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। वहां पर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर कोरोना के आंकड़े बढ़ते समय जो प्रावधान किए जाते हैं, जो योजनाएं की जाती है, जो सुविधाएं मुहैया की जाती है, वहां पर एक उदाहरण बताइए। वहां पे हफ्ता वसूली चल रही है, एक उदाहरण बताइए। वहां पे परसेंटेज लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की भूमि पर आपके 3 दलों की सरकार से हो रहा है, उस प्रकार का दुर्व्यवहार अन्य प्रांतों में नहीं हो रहा, और अन्य प्रांतों में होता तो टेलीविजन पे, अखबारों में दिखता। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माँ भारती को बदनाम कर रही है, ये कांग्रेस के नेता और विपक्ष नेता खुश हो रहे। कम से कम विदेश की ताकतें जब देश के विरोध में आए तो एक ही अपेक्षा होती है कि दल के ऊपर उठ करके मेरा देश है, उससे हम सभी ने एक साथ आना है। और हमने देखा इसके पूर्व भी कि राहुल गांधी कई बार चाइना, पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं, और उसी कांग्रेस का साथ राष्ट्रवादी दल दे रहा है। तो इसलिए विदेशी ताकतों ने भारत पर यदि कोई दुष्कर्म किया, भारत के प्रति अगर कोई गलत लिखा, तो उसका दुख जताना आपका कर्तव्य है। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, एक ही व्यक्ति है कि घंटे 24 हर एक के पास होते हैं, पर 20 घंटे से अधिक मात्रा में काम करने वाला, और विश्व के सभी लोगों ने विश्व नेता करके यदि इस सदी में और गत सदी में सभी लोग को अगर चुना जाए तो वह व्यक्ति आदरणीय मोदी जी है। तो इसलिए राष्ट्रवादी जी के नेताओं से मैं केवल इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र की जनता केवल ये चाहती है कि आप रेमडेसिविर है, उसकी जो कालाबाजारी है वे रोके, अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा वो रोके, आपके लोग हफ्ता वसूली कर रहे वो रोके, परसेंटेज आपके नेता खा रहे वो रोके। आपके नेता एयर कंडीशन बंगले से बाहर निकल करके लोगों के हालात तो देखें। आपके मुख्यमंत्री, अच्छा राम कदम जी, जितना मैं आप दोनों को सुन पाए हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, ठीक है। कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने 4.5 करोड़ के रेमडेसिविर के इंजेक्शन चुपचाप खरीद कर एक जगह पे स्टोर कर दिए थे, जिसको कि मुंबई पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको सीज किया है। और पता ये लगा था कि उस पूरे की पूरे जो इंजेक्शन थे उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जहां पर कि एक जो इंजेक्शन था वो 600 रुपए में बिकने वाला था। तो 600 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करने वाले थे, 80,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन पकड़े थे, उसको तो कम से कम देख लें। ये तो बहुत ऐसी बातें कह रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, और आज तक महाराष्ट्र में किसी ने भी मेडिकल मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ये मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कहां से इनको जानकारी मिल रही है, और अगर ऐसी बात है तो रिपोर्ट दर्ज कराएं, जांच होगी,
जितने अभी आपने आरोप लगाए हैं, ईओडब्ल्यू को वहां पे शिकायत करिए, लोकायुक्त की शिकायत करिए, जांच होगी उस पर, लेकिन आरोप लगाने से अभी काम नहीं बनेगा। आज अभी हमारी सबसे पहली जरूरत यह है कि किसी भी नागरिक को अगर कोई परेशानी होती है, किसी भी नागरिक की मृत्यु यदि ऑक्सीजन की कमी से होती है, दवाओं की कमी से होती है, तो ये एक आपराधिक कृत्य है जो हिंदुस्तान के बाकी के राज्यों में हो रहा है। हम लोगों ने नहीं कहा था नरेंद्र मोदी साहब से क्या वर्ल्ड फोरम पे ये कहिए कि अब भारत जो है पूरी तौर से कोरोना मुक्त हो गया है। उन्होंने जनवरी में ये कहा था कि कोरोना मुक्त हो गया है। किस आधार पर उन्होंने कहा, क्या उनके पास आंकड़े थे? ये पूछिए थोड़ा आप लोग उनसे। हम लोग इस मामले में ज्यादा नहीं कहना चाहते क्योंकि ये प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम लोग जानते हैं इस बात को कि आज हमारी सबसे पहली जरूरत महाराष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा करना है। अभी हम लोगों का पूरा ध्यान उधर है। जिस दिन राजनीति करने का मौका आएगा उस दिन हम लोग राजनीतिक जवाब देंगे और बेहतर तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि ये सरकार, भारत की सरकार पूरी तौर से इस पूरे मामले को नियंत्रित करने में, मार्गदर्शन देने में, अपना सहयोग देने में फेल हुई है। किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। दिल्ली के अंदर जो सरकार अपने वहां के अस्पतालों को ऑक्सीजन ना दे पाए, कितना हाईकोर्ट कंडेम कर रही है, कितना सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है, आप देखिए तो सही। और उसके बाद भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अफसोसजनक है। मेरा तो कहना यह है, अभी भी सच्चाई की तरफ देखिए, अभी भी देखिए कि देश के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाओं की कमी से कालग्रस्त हो रहे हैं। उनको बचाना आज हमारी जरूरत है। अभी भी आंखें खोलकर सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। अभी भी आप लोग एक ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं जहाँ पे की कोई हकीकत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, आपको लगता है वो सत्य है, वो सत्य नहीं है। और देखिए कि किस ढंग से परेशानी लोगों को आ रही है, लोग कितने बेचैन और मानसिक रूप से प्रताड़ित है। मेरा आपसे अनुरोध यही है, राखी जी आपके माध्यम से और राम कदम साहब के भी माध्यम से, कि अभी हम सब लोगों की जरूरत एकजुट होकर काम करने की है। हमारी आज जरूरत कोविड से लड़ने की है। हमको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम कोविड से लड़े और कोविड से जब जीत जाएंगे उसके बाद राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा मैदान होगा। हम लोग राजनीति करेंगे उस समय। आज कम से कम राजनीति ना करें, यही मेरा कहना है। बिल्कुल राम कदम जी, एक बात है देखिए, क्योंकि बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने 2-3 बार ये बात बोली है कि कम से कम ये विषय राजनीति का नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। पूरे देश में, पूरी वैश्विक महामारी ये है, लेकिन हम क्योंकि महाराष्ट्र की आज सिर्फ बात कर रहे हैं, मुंबई मॉडल आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी, कैसे काम होगा, तो यदि राजनीति नहीं करनी है तो मुझे लगता है एक बड़ी बैठक होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष बढ़िया बैठे, उस पर बात करें क्या हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी और सप्लाई चाहिए। ये पूरा एक मॉडल जब सामने निकल कर आएगा तब उसकी भरपाई करने में आसानी होगी। ऐसे यदि हम जैसे जिस तरीके से चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है एक बैठक बहुत जरूरी है, तभी मिलकर इस जंग को जीत पाएंगे महाराष्ट्र में। नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। जब महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर बैठक बुलाई थी तो स्वयं मुख्यमंत्री उस बैठक को नहीं पहुंचे थे। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी सारे लोग मंत्रालय पहुंच गए। मुख्यमंत्री स्वयं अपने घर में थे। अब घर में से ही आपको वीडियो कॉल करना है, जूम कॉल करना है, तो जो हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र जी, वे भी अपने घर में से जूम कॉल पे बात कर सकते थे। इस सरकार को पूरी तरह से हमने पहले दिन से सहयोग किया है। पर अगर फैन की जितनी कीमत है, जिस कीमत को ये कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, उसमें 10 फैन खरीदे जा सकते हैं, उतना ही अगर भाड़ा दे तो क्या विपक्ष चिंता मत करिए। आपने नोटिस पे ला दिया राम भाई, इसकी जांच कराएंगे अपन लोग। जंबो सेंटर बनाया जा रहा है और जंबो सेंटर पे करोड़ों रुपए लोगों के हैं। तो सरकार पैसे लुटाती है, लोग पसीने का पैसा जो टैक्स के रूप में देते हैं वह पैसा ये अपने घर भर रहे। क्या हम शांत रहे? हम हर चीज में इनका सहयोग दे रहे। हम चाहते हैं आपको यहाँ का पैसा दिख रहा है, 4,000 करोड़ हालात सुधरे, महाराष्ट्र के अस्पतालों के हालात सुधरे। यहाँ पर सैनिटाइजर बच्चों को पिलाया जाता है, छोटे छोटे नन्हे बालकों की मौत हो जाती है। इनके मुख्यमंत्री समेत इनका कोई मंत्री वहां देखने नहीं पहुंचता। यदि हम इस बात को न उठाए तो करें क्या? विपक्ष का दायित्व है कि सरकार को, यदि सरकारें गलत कर रही है तो उन्हें बेबाक तरीके से मुखर होके कहना, यह विपक्ष का दायित्व होता है और उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। इस संकट काल में हम कोई सियासत नहीं चाहते, पर सामना अखबार खोल करके देखो और केवल मात्र एक दिन दिखाओ कि जिसमें सियासत नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रतिदिन
सियासत खुद मुख्यमंत्री जी का अखबार करे और ये हमें नसीहत दे कि सियासत न करो, तो अपने गिरेबान में ये तीनों दल झाके पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त और कमीशन खोरी का काम इस महाराष्ट्र की भूमि पर चल रहा है। मैं राम कदम भाई की सारी बातों से सहमत हूँ। सरकार अगर कोई गलती करती है तो विपक्ष को जरूर उठाना चाहिए, लेकिन गलतियों को फ्रेम नहीं करना चाहिए, फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए। सच्चाई पे आप इस प्रतिक्रिया दीजिए, उसको स्वीकार किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो चीज हुई नहीं है उसको यदि आप कहेंगे तो उसमें शासन क्या कर लेगा, उसमें हमारी जांच एजेंसियां क्या कर लेंगी और क्या किस प्रकार की कार्रवाई होगी। कार्रवाई वास्तविकता पे हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज है तो देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार मुद्दों को उठाते रहे और जब जब उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है उससे सरकार ने तत्काल कार्रवाई भी की है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि उस दिन मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हो पाए, वो चूंकि कोविड प्रभावित थे इसलिए उस दिन उनकी पहुंचने में देरी हुई है, वो नहीं पहुंच पाए। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति यदि बीमार है तो उसको हमको कम से कम इतना मौका तो देना ही होगा और उसकी बीमारी पे राजनीति हो, ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हम लोगों को मैं सोचता हूँ नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, बाकी का तो अब राम कदम साहब और राम कदम साहब की पार्टी ने अपना एक एजेंडा बना रखा है, उस एजेंडे पे आगे चल रहे हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो एजेंडा अभी कम से कम 10 साल तक तो पूरा होता दिखता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता अभी 3.5 साल इस सरकार को बेहतर तरीके से काम करने का मौका देगी और इसके बाद भी हम लोग 5 साल फिर से जनता का मैंडेट लेकर फिर से सरकार में रहेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप कहते रहिए और हम लोगों को जो काम बेहतर करना है जनता के हित में उसको करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और जनता को कभी हम किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये मैं राखी जी आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एक बात और क्योंकि समय की सीमा है, क्या लगता है एक जो बात, क्योंकि राम कदम जी ने भी एक बात बोली है कि पहले ही बता दिया गया था कि दूसरी फेज होगी, ये स्थितियां हम नहीं देखते यदि प्रॉपर चीजें समय से हो जाती, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाली जो चीजें अब हो रही हैं आने वाले समय के लिए, अभी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने कह दिया कि तीसरी लहर आ सकती है, वो लहर आए या ना आए, लेकिन हम अभी से उस पर वर्कआउट तो कर सकते हैं। कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि बच्चों के लिए ये तीसरी लहर घातक होगी तो अभी से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवा लें, बच्चों को भी वैक्सीनेशन दें। तो मुझे लगता है वो लहर हो या ना हो, उस पर काम अभी से सभी सरकारों को करना शुरू करना चाहिए। देखिए राखी जी, महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। हम लोगों का टारगेट वहां पे लगभग 1,20,000 बिस्तरों की व्यवस्था करना है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम अस्पताल में जाकर वापस ना लौटना पड़े। एक दूसरा, उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि ये माना जाता है कि आईसीयू में जो मरीज एडमिट होता है उसको 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट लगती है और जो लोग खाली ऑक्सीजन पे जिनका ट्रीटमेंट होता है उनको लगभग 15 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट लगती है। तो 1,20,000 मरीजों को ध्यान में रखते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से प्लानिंग की जा रही है। आप जैसे महाराष्ट्र मुंबई में ही कम से कम 6 बड़े कोविड सेंटर निर्माणाधीन है, जो आने वाले मई एंड तक या जून के प्रथम सप्ताह में कार्य करना शुरू कर देंगे। एक कोविड सेंटर में करीब 2500 लोगों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और वहां पर उनको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहेगी। वहां पर आईसीयू सेंटर्स भी होंगे, जिससे कि किसी भी मरीज को निराश ना होना पड़े, किसी भी मरीज में ये हताशा ना आए कि उसको वहां पर जाने के बाद ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो वैक्सीन, देखिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं। एक है टेस्टिंग, क्योंकि अगर टेस्टिंग होती है तो उससे ये हमको पता लगता है कि इस समय हमारे लोगों की स्थिति क्या है। दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने लगातार अपनी मांग रखी और केंद्र सरकार ने उसको पूरा भी किया है। और तीसरी चीजें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाएं। इन तीनों चीजों के ऊपर सरकार पूरी तौर से फोकस करके काम कर रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि इसको रोकना किसी सरकार के हाथ में नहीं है और ना कोई सरकार कोरोना को परोस रही है लोगों के बीच में। ये तो एक महामारी है, उस महामारी से लड़ने के लिए हमारी अपनी बेहतर योजना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महाराष्ट्र में हमारी अपनी पूरी कोशिश है, थी और रहेगी कि कम से कम लोगों की मृत्यु हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवाएं मिले, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाए और एक बेहतर तरीके से आर्थिक गतिविधियां भी
चलती रहे। देखिए, हर एक के बीच में एक संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक बात है। हर चलिए, प्रदेश में गरीब लोग भी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी हमको सोचना होगा। जो मेहनतकश मजदूर हैं उनके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जाए कि उनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हर वर्ग के लिए सोचा जाए। राम कदम जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जहाँ इतनी जो बात की जा रही है, इतना जो प्लान है, और तीसरी लहर के लिए भी जिस तरीके से बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने अपनी बात बोली है, कितना इत्तेफाक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लंबे समय से आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, और ये हमारे तक भी पहुंचा है कि आप खुद भी पर्सनली अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों के लिए महाराष्ट्र में मदद कर रहे हैं, चाहे खाने पीने की हो, दूसरी चीजों की हो। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। और यदि ये एक पहल के रूप में आता है, देखिए व्यक्तिगत करना अलग है, लेकिन सरकार का सपोर्ट हो और मिलकर यदि हो, तो मुझे लगता है बहुत आसानी होगी। तीसरी क्या, हम इसी जंग को जीत जाएंगे, तो उस तक हमें व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो जाएं कि तीसरी लहर आने से पहले ही हम उस जंग को जीत जाएं, हम उस फेज तक पहुंचे ही ना। देखिएगा, मैं बता दूं कि विगत न केवल कोरोना संकट काल में, और जिस दिन से मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में आया हूं, उस दिन से दोपहर और शाम को मुफ्त में भोजन सैकड़ों लोगों को देने का एक दुआओं का काम परमात्मा मेरे हाथों द्वारा करा के ले रहे हैं, और निरंतर चल रहा है। 2.25 लाख से अधिक लोगों को काशी जैसी महत्वपूर्ण यात्राएं करा चुका हूं, और 32 लोगों की टीम केवल और केवल स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचे, उनके मुफ्त में ऑपरेशन हो, इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार से लोगों की अपेक्षा होती है, और संकट काल में जब उनके आंखों में दुख के आंसू है, ऐसे स्थिति में अधिक मात्रा में होती है। और उस मात्रा में सरकार के मंत्री, हमें कोरोना हो जाए इसलिए एयर कंडीशन बंगलों में, जब 9 मार्च को महाराष्ट्र में पहला केस आया, जुलाई तक तो मंत्री, मुख्यमंत्री अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये समूचे देश ने देखा। जब घर का मुखिया ही अपना घर नहीं छोड़ेगा डर के मारे, तो बाकी लोगों के मन में क्या संदेश जाएगा? ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि जो मैं इसके पहले भी 3 पार्ट में कह चुका हूं, और अंतिमतः भी कहना चाहूंगा कि यदि ये सरकार अच्छा काम करती, तो दल के ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी ये वह दल है जिसने अच्छा काम किया, अच्छे को अच्छा कहता है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी से जिसे लेकर के कई सारे उदाहरण हैं। मोदी जी भी अच्छे काम की प्रशंसा, जब कांग्रेस के नेता सदन के भीतर, मोदी जी ने भी उनकी बहुत तारीफ की थी। यदि महाराष्ट्र की सरकार कमीशन खोरी में लिप्त नहीं होती, तो हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर सभी उनकी तारीफ करते हैं। तो आज तो कम से कम ये अपेक्षा बृजमोहन जी अपनी सरकार को ये बात, लोगों की बात करके पहुंचाएं। अभी भी पूरी तरह से कहां से पैसा बनेगा, ये मानसिकता इन तीनों दलों के मंत्रियों की है। तुम्हें कितना बटेगा, मतलब एक कीड़ा आया वह कटा और तीनों में बटा, इस प्रकार की मनोभूमिका लेकर के अगर इस कोरोना की लड़ाई के साथ जीतना चाहते तो हम कतई जीत नहीं पाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो रेमडेसिविर आए, जो वैक्सीन आए, वो अधिक मात्रा में अपने चुनावी क्षेत्र में ले गए। यानी इनका कोई भी डिपार्टमेंट का मंत्री, ये महाराष्ट्र का मंत्री है, ऐसा बर्ताव ही नहीं करता। वो एक अपने सूबे का, जहां से चुन करके आया है, वहां का मंत्री है, इस प्रकार से बर्ताव करेगा, कैसे चलेगा? अगर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अधिक मात्रा की वैक्सीन अपने ही चुनावी क्षेत्र में ले जाए, तो लोगों के भीतर क्या संदेश जाएगा? और ये एक नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मतलब रेमडेसिविर की बात नहीं है, वैक्सीनेशन की बात नहीं है, हर मामले में सुबह इनका एक फैसला, शाम को दूसरा फैसला। ठीक, शाम को कोई और फैसला किया जाता है, दूसरा दल उसे विरोध करता है। पूरी तरह से अनुभव की कमी विगत 1.5 साल में देश ने देखी। ये विषय नहीं पर 10 सेकंड में कह दूं, मराठा आरक्षण भी ये सरकार को वकील पूछ रहे थे, ब्रीफिंग ब्रीफिंग ब्रीफिंग, ये तीनों दल के मंत्री कह रहे थे वसूली वसूली वसूली, इन्होंने ब्रीफिंग नहीं दिया। 1902 की लड़ाई, यानी 125 साल बीत गए, वो लड़ाई देवेंद्र फडणवीस सरकार के काल में हमने उन्हें न्याय दिया था। इन्होंने अपने लापरवाही के कारण वह आरक्षण खो दिया। ये कोरोना की लड़ाई भी मुंबई और महाराष्ट्र जीत पाता,
यदि ये तीनों दल के सरकार के नेता गंभीर होते, ये तीनों दल के नेता अगर अपना घर भरना उसकी प्राथमिकता नहीं समझते, अपनी जेबें भरना प्राथमिकता नहीं समझते, तो बिल्कुल लड़ाई हम जीत जाते। लड़ाई मुंबई महाराष्ट्र कोरोना की इस कारण हार रहा है, इस कारण महाराष्ट्र मुंबई बदनाम हो रहा है, ये तीन दलों का ध्यान ही नहीं है कोरोना की तरफ। ये तो इन्होंने पूरी तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जिंदा रहे तुम्हारे बदौलत, नहीं रहे तुम्हारे बदौलत, डॉक्टर का काम करेगा। शुरू के काल में तो ऐसी लूट मची थी कि कोई पेशेंट को अगर सरकारी अस्पताल में बेड न मिले तो 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए बिल हो रहे थे। हम चिल्ला करके सरकार से प्रार्थना कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे कि एक सर्कुलर निकालो कि ऐसे हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अस्पताल के मालिकों से क्या कमीशन आ रहा था तुम्हें? ऐसे कई सारे बिंदु है। इसलिए जितना कहूं उतना कम है। इनसे यही निवेदन और प्रार्थना है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोग आज भी दुखी हैं। आपके शिवसेना के दल ने तो हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है। बंगाल में जिस प्रकार से लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, क्या उसके लिए हम आवाज उठाए? तो उस बात से भी इन्हें विपत्ति है, आपत्ति है। किस बात से तुम्हें आपत्ति है? तुम्हारा खून कैसे नहीं खोलता जब किसी हमारे पश्चिम बंगाल के एसपी ने, केंद्र शासन ने जिस व्यक्ति को जांच के लिए भेजा था, खून नहीं खोलता। उसने बोला है कि सरकार की कोई घटना नहीं घटी है। तुम्हारी देशभक्ति कोई घटना नहीं घटी है। राम कहाँ गया? एसपी का बयान सुन लीजिए। बंगाल की पड़ी एसपी ने जो रिपोर्ट भेजी है केरल में केंद्र जाके सरकार प्रचार को, करते हैं, तब हम जब राहुल गांधी केरल में जाके प्रचार करते हैं तो वहाँ आपके लिए बिल्कुल सही है, और हम जाकर बंगाल में प्रचार करें उसे आप पर आपत्ति है। देखिए, दोनों देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 5 साल के अंदर एक भी ड्रग पेडलर गिरफ्तार नहीं हुआ था। कान खोल करके सुन ले, क्या देश ये जहाँ पर आपराधिक मामले होंगे, मुंबई भ्रष्टाचार करेंगे, विपक्ष करके हम हमारे दायित्व का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल करिए, हम लोग इससे कभी नहीं रोकते, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि सत्य बोलिए। अभी जो वीर भूमि है उसके एसपी त्रिपाठी ने केंद्र सरकार के आदेश पर जांच की और ये पाया कि किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। उनका आरोप लगाकर क्यों किसी सरकार को बदनाम करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। चलिए, देखिए, गलत है। एक भी बात इसमें राम कदम साहब ने जितनी बातें बोली, ऐसा लगता है कि इनकी जो दूसरे राज्यों की सरकार है वहाँ जो घट रहा है उसको ये महाराष्ट्र में परोस रहे हैं। अपने राज्यों में देखिए वहाँ के हालात क्या हैं। ठीक है, देखिए, एक बात है, एक तो ये ठीक है क्योंकि चर्चा निकली यहां तक पहुंची है, लेकिन बात यही है कि साथ मिलकर सोचने की जरूरत है। इस कोविड महामारी से यदि जीतना है, और क्योंकि मुंबई मॉडल की बात हो रही थी, तो वाकई में यदि सराहना हुई है, एक किसी मॉडल की पहले सराहना हुई, बीएमसी की हुई है, उसको इंप्लीमेंट करके आगे क्या होगा ये वाकई में किया जाना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बात चल रही है कि सबसे ज्यादा देखिए वैश्विक महामारी है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, और महाराष्ट्र में केसेस जो आए थे लगातार, आप सोचिए 50-50 हजार का आंकड़ा एक दिन में जब पहुंचा था तो वाकई लग रहा था कैसे कंट्रोल होगा। लेकिन क्योंकि बीएमसी ने पहली लहर में जो तैयारियां करके रखी थी उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पर नहीं गई है। देखिए, एकदम से बढ़ा, आंकड़े बढ़े तो थोड़ी परेशानी गई, लेकिन उसको धीरे धीरे करके डेवलप किया गया है, और आगे भी एक मॉडल के रूप में ये पूरी तैयारी है कि कैसे क्या करना है। और हमने इस मंच के माध्यम से भी ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करी है बृजमोहन श्रीवास्तव ने कि हम सरकार से और अपने तरफ से ये तमाम चीजों को रखेंगे कि तीसरी फेज के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और होना भी चाहिए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि सराहना मिली, और यदि किसी की भी हो, वो किसी भी दल का हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि उसने कुछ अच्छा किया है, इस महामारी से जीतने के लिए यदि कुछ अच्छा है, तो उस मॉडल को एक बार देखने समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।